होलिका दहन आज है और संभवतः होली कल या परसों है। इसको लेकर आमजनों में काफ़ी असमंजस है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कल होली खेला जाएगा या परसों खेला जाएगा। हमारे साथ पंडित जी रविंद्र पांडे जी आचार्य और आचार्य मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं। इनसे बातें करेंगे होली कब खेलना है और कितना बजे होलिका दहन होगा, क्योंकि लोग काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में है। समझ नहीं आ रहे हैं कि कब होलिका दहन होगा, आज होगा या होली कल खेला जाएगा या परसों खेला जाएगा। और सरकारी विद्यालय में भी कहीं कहीं कोई राज्य में आज और कल है, परसों खुला है, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि होली कब खेलना है। हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं, से बातें करते हैं। क्या कहेंगे होलिका दहन के विषय में, कब है आज होलिका दहन और होली कब खेला जाएगा? सबसे पहले मंटू जी आपको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि अभी जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है उसको आम लोगों के बीच ले जाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, आपको और आपके चैनल को हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज आपने इस कार्यक्रम को रखा है। देखिए, एक बात है, आज दिनांक 17/8/2022 दिन गुरुवार को रात्रि 12:57 तक भद्रा योग है और ज्योतिषानुसार भद्रा योग के बाद ही होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है। इसलिए 12:57 के बाद ही होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त है। ज्योतिष के अनुसार सूर्योदय जिस तिथि को होता है उसी को माना जाता है, उसी तिथि को माना जाता है। इसलिए दिनांक 18/3/2022 को पूर्णिमा को सूर्योदय हो रहा है, जो दिन 12:53 तक रहेगा। इसलिए दिनांक 18/3/2022 को होली का रंगारंग कार्यक्रम नहीं हो सकेगा, चूँकि प्रतिपदा को होलिका का कार्यक्रम मनाया जाता है, होलिका रंग गुलाल का कार्यक्रम मनाया जाता है। इसलिए प्रतिपदा दिनांक 28/3/2022 को सुबह से ही उसका मान है और इसी कारण से दिनांक 19/3/2022 को सुबह से ही होली को उत्सव मनाया जाएगा, रंग गुलाल का कार्यक्रम मनाया जाएगा। आप सभी को इस रंगों का त्यौहार होली के धूमधाम में सराबोर रहने के लिए अग्रिम बधाई हम और हमारे आचार्य मनोज पांडे जी के तरफ से सारे दूषित भावनाओं को परित्याग करते हुए आप सभी रंगों का त्यौहार होली में सराबोर हो जाएं। हम सबों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हमारे साथ आचार्य मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं, काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। पंडित जी, ये होलिका दहन के विषय में बताएं, क्यों लोग होलिका दहन मनाते हैं और आज कितने बजे रात मनाया जाएगा, होली कब खेला जाएगा? नमो संस्कृताय नमो ज्योतिषाय। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्दत दिवाकर निभो ज्वलकांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। सबसे पहले हम लोग भगवान विघ्न विनायक श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए आगे आपने एक बहुत अच्छी बात समाज के सामने में इस मीडिया के माध्यम से रखने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी अभी हमारे पितु स्वरूप श्री रविंद्र पांडे जी आचार्य, उनके माध्यम से आप अभी सुन रहे थे होली की बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने भद्रा के बारे में बताया, बड़े ही सुंदर ढंग से बताया और बहुत अच्छा भी है। कहने का मतलब है, बहुत इसमें मैं भी कुछ अपना, जो मेरा एक अपना दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो समाज में आज भी जैसे बहुत से ज्योतिषकार हो गए हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं और अनेक प्रकार के मत भिन्न मत के माध्यम से लोग अपने द्वारा कुछ रखने का प्रयास करते हैं। ये गलत है। हमारे कहने का मतलब है, जी हमारे पूर्वज गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आदिकाल से जो ज्योतिष हम लोग के बीच में जो पंचांग उपलब्ध है, इस पंचांग पर अपना दृष्टि डालते हुए और अपना मंथन करते हुए ही विचार रखना चाहिए। लोग ऐसे वैसे कोई बात बोलते हैं, ये हम अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपना अपना सोच है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। रही बात होली जलाने की और क्या कहते हैं होली पर्व को मनाने की, तो होली पर्व में सबसे मुख्यतः है होलिका दहन। इसमें 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला है भद्रा, दूसरा है तिथि, पूर्णिमा तिथि,
तो भाद्रा क्या है, पूर्णिमा तिथि क्या है, और तीसरा है प्रदोष काल। तो ये प्रदोष काल क्या है? सबसे पहले हम लोग पर जाने कि प्रदोष काल क्या है। प्रदोष काल, रात्रि का समय को प्रदोष काल कहा जाता है। दिन में हम होलिका दहन नहीं कर सकते। तो पहला हो गया कि हम लोग प्रदोष काल पर विचार करते हैं कि संध्या होना चाहिए। दूसरा है कि नहीं, पूर्णिमा तिथि होना चाहिए। तो आज दिनांक जो है, इस दिनांक के माध्यम से अगर हम देखते हैं 17 मार्च का जो तिथि है, इस तिथि के अनुसार अगर हम होलिका दहन का कार्यक्रम में अगर देखते हैं तो दिन कितना बजे तक, यानी 12 बज के कुछ मिनट के बाद ही भद्रा बैठता है। और भद्रा का बैठने के बाद ये रात्रि 12:57 तक भद्रा व्याप्ति होता है। और भद्रा के पूछ पर, ज्यादा से ज्यादा भद्रा के पूछ पर हम लोग होलिका दहन कर सकते हैं। तो भद्रा की पूछ तो प्राप्त नहीं हो रही, यानी पूरा भद्रा खत्म होना चाहिए। तो वो 12:57 तक भद्रा होने के कारण 12:57 तक हम लोग होलिका दहन नहीं कर सकते। अब है कि पूर्णिमा तिथि शेष हो, तो पूर्णिमा तिथि तो शेष नहीं हो करके पूर्णिमा तिथि लग रहा है। आज दिन 1:कुछ से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ है। उसके पहले तो पूर्णिमा तिथि थी नहीं। तो आज आने के कारण पूर्णिमा तिथि में हम लोग को रात्रि में 12 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि प्राप्त है। तीसरा है निश्चित काल, अर्थात रात्रि का समय हो, जिसे हम प्रदोष कहते हैं, तो प्रदोष भी प्राप्त। तो इसलिए हम लोग आज ये क्या कहते हैं, रात्रि 12:57 के बाद प्रमाणोक्त है कि हम लोग होलिका दहन कर सकते हैं और किया भी जाएगा। ये शास्त्र सम्मत है। आगे है कल होली नहीं होना। ये तो हम लोग बचपन में जानते थे। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ देहाती भाषा में कहा जाता था एक दिन आतर जाएगा। तो एक दिन बीच में क्यों ये इस तरह से रुक जाता है? बोले इसलिए रुक जाता है क्योंकि हम लोग चैत्र प्रतिपदा के तिथि, अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को ही होली मनाना शास्त्र सम्मत है। जो हमारे चाचा जी बोले थे, रविंद्र पांडे जी बोले थे कि उदया तिथि होना चाहिए। तो उदया तिथि प्रतिपदा हम लोगों को कब प्राप्त है? तो 19 मार्च को। 19 मार्च को प्रातः काल हमको सूर्योदय के साथ प्राप्त हो रहा है प्रतिपदा तिथि। इसलिए यह वासंतिक पर्व का आगमन जो है, बसंत ऋतु का जो आगमन, देखिए होली क्या है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए। होली क्या है? होली क्या है? रंगों का त्योहार। बोले रंगों का त्योहार मनुष्य के लिए नहीं, अभी तो संपूर्ण प्रकृति के लिए। अब देखिए ना, पूरा वातावरण बसंत ऋतु के आगमन पर हर्ष उल्लासित है। तो हमारा धर्म जो सनातन है, यह सनातन धर्म क्या है कि हम लोग पूरे के पूरे प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं। जिस पर्व भी है तो प्रकृति के हिसाब से पर्व है, तो वो भी प्रकृति के हिसाब से। क्या कहते हैं, दीपावली और होली 2 पर्व मुख्यतः हम लोग विशेष, ऐसे तो सभी पर्व हम लोगों के लिए महान है, परंतु विशेष सब लोग जानते हैं। क्या कहते हैं, दीपावली और होली के बारे में कहते हैं सौहार्द का पर्व। क्या ये जो होली है, आपस में बैर मिटाने का पर्व है, और इसके लिए बधाई भी हम लोग कहा जाता है पंडित जी की होली जो है सो बुराई पर अच्छाई की जीत। छोटे छोटे बच्चे, आजकल नन्हे मुन्हे बच्चे हैं जो रंग खेलते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि होली क्या है, होलिका दहन क्या है, क्यों मनाते हैं। इसके विषय में थोड़ा बच्चों लोग को डिटेल बताते हैं ताकि बच्चे लोग समझ पाएं कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। जी, बहुत बड़ी प्रश्न है। इस प्रश्न पर देखिए, कहने का तात्पर्य है कि आपने जो कहा कि ये जो अपभ्रंश होते जा रहा है, पर्व जो है हमारे हर चीज में थोड़ा सा ये आते जाए, कुछ न कुछ दोष और गुण होते हैं, परंतु अवगुण अधिक नहीं होना चाहिए। और विशेष करके सनातन में हम लोगों का पर्व जो है ना, इसी पर तो संस्कार से ही तो संबंधित है। हिरण्याकश्यप, उसका पुत्र प्रहलाद, और पिता प्रकृति के रचता जो जगत नियंता हैं, जो आदिपूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, उसके विपरीत थे। क्योंकि वह वरदान प्रभुता पाई जाय मद नहीं, ये भी उनके ध्यान में नहीं था हिरण्याकश्यप को कि ये वरदान मैंने कहां से प्राप्त किया, समझे। और प्रभुता पाने के बाद जब उनको मद हुआ है, तो उस मद में चूर्ण, अभिमान में चूर्ण होकर के उन्होंने क्या किया कि अपने ही पुत्र के प्रति भगवान के प्रेम को नाश करने के लिए, और उन्होंने प्रहलाद को कितने प्रकार से प्रताड़ित किया। ये नहीं है कि सिर्फ होली में क्या कहते हैं अपनी बहन होलिका के गोद में देकर के ही आग में जलाने का प्रयास नहीं किया है, और भी कभी हाथी से कुचलाया गया, कभी पहाड़ पर से फेंका गया। लेकिन यहाँ क्या है कि वरदान प्राप्त
एक चेतावनी होती है ना प्रकृति की तरफ से, कोई भी चीज है तो उसके पहले आपको प्रकृतिक आपको चेतावनी देता है कि आप संभल जाइए। तो हिरण्यकश्यप के लिए भी ये चेतावनी था कि आप अब भी संभल जाइए। बोले क्यों? बोले होलिका को वरदान प्राप्त था, उसके बाद से एक चादर थी कि उसको डाल करके और वो आग में भी बैठ जाती थी तो वो जलती नहीं थी। और जब किसी प्रकार से अपने पुत्र को हिरण्यकश्यप नहीं मार सके तो अपनी बहन के गोद में दे दिए, बोले इसको लेकर के तू आगे में बैठ जा, तू बच जाएगी और ये जल जाएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं, इसके जस्ट विपरीत हो गया, क्योंकि जब संपूर्ण संसार को रचने वाले ही उनके पक्ष में थे। और इस वस्तु परिस्थिति में क्या हुई, होलिका जल करके भस्म हो गई। वरदान प्राप्त होने के बाद भी होलिका का जलना हिरण्यकश्यप के लिए ये सूचना कि आपको वरदान प्राप्त है लेकिन आप संभल जाओ, नहीं संभले। तो यही मुख्य कारण है। कहने का मतलब है कि सत्य जो शाश्वत है वही सत्य है। इसलिए बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि संस्कार को समझें कि हमारा संस्कार, हमारा यह पर्व क्या कहता है। ये तो सबको ही जानते हैं कि होली पर्व में हम लोग को आपस की बैर को भूल जाना चाहिए, तो भूलना तो चाहिए। तो हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः आदि आदि कितने हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। अच्छा पंडित जी, होलिका दहन जो हम लोग मनाते हैं उसमें सब घर से हम लोग एक एक लकड़ी लेकर के जाके वहाँ जलाते हैं और सुबह में उस राख को फिर हम लोग ला करके बड़े बड़े को टिक्का का लगा के पसंद करते हैं। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे देखिए, रात्रि में हम लोग, रात्रि के बाद प्रभात का आगमन होता है, भगवान श्री सूर्य नारायण का आगमन होता है और एक नया सवेरा हम लोगों के लिए उदित होता है। यद्यपि हमारा संवत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है, नई संवत अभी से लेकर के 15 दिन के बाद, लेकिन हम लोग संवत जलने की एक प्रक्रिया जो होती है हम लोग आज ही मनाते हैं। 15 दिन तक हम लोग, उसके बाद हम लोग का नया संवत्सर शुरू होता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी प्रश्न है, बड़ी सुंदर प्रश्न है कि कल विभूति क्यों लगाया जाता है। तो जब पाप का अंत होता है, किसी अंधकार का अंत होता है, तो नई सृष्टि का आगमन होता है और उस सृष्टि के आगमन को लेकर के विभूति धारण किया जाता है। आप विभूति हैं इस संसार के, इस प्रकृति के, इस समाज के, आप विभूति हैं। इसलिए आप उस जो हम लोग अनीति को जलाते हैं और नीति की स्थापना करने के लिए विभूति लगाते हैं। बहुत। अरे पंडित जी आप थोड़ा सा बतलाइएगा। अभी हम लोग देखते थे आज से 15-20 साल पहले होली में लगातार 10 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व से हम लोग भजन कीर्तन करके इसका आनंद लेते थे। अभी के युवाओं लोग क्या करते हैं, नशा का सेवन करते हैं, डीजे उजे बजा करके आपस में झगड़ा झंझट कर लेते हैं। इसके विषय में युवाओं को क्या आप संदेश दीजिएगा? देखिए, वेदों में सामवेद और सामवेद के अंतर्गत ये गायन विद्या हमारी आती है और हम तो 1978 से लगातार 95 तक, 2000 तक तो इस प्रकार से सक्रिय रहा हूँ गायन में। बिल्कुल। और लोगों को प्रेरित करता रहा हूँ कि ये हमारी संस्कृति नहीं, ये हमारा आदर्श जीवन का मार्गदर्शक भी बन सकता है ये संगीत। और संगीत के माध्यम से असाध्य रोगों का इलाज होता है, ये आप सभी जानते हैं। और हमारे विद्वानों के द्वारा, संगीत प्रेमियों के द्वारा, अनेक ऐसे हमारे संगीतज्ञ ज्ञाताओं के द्वारा जो हमने भजन सुना है शिलाडी के समाज में, मैं आज भी अंतःकरण में थोड़ा बहुत जो भी संजो कर रखने की शक्ति हम में थी, वो मैं आज तक उसको संजोए हुए हूँ। मुझ तो दुख व्यक्त करता हूँ कि आखिर वो होली गायन विद्या कहाँ चली गई। कितना हम लोग मनमुग्ध हो जाया करते थे और लोग भी उसको देख के मनमुग्ध हो जाते थे, मैंने आश्चर्य में पड़ते थे कि कितना सुंदर माहौल है, कितना सुंदर वातावरण। नाटक भी होता था, नाटक और लोगों को जागरूक किया जाता था। अब सब होता जा रहा है। आपको होलिका उत्सव के बाद तुरंत नाटक का रिहर्सल आरंभ हो जाता था। मैं कई नाटक में मुख्य पात्र की भूमिका निभाया है और मैंने अपना योगदान दिया है नाटक में। तो ये सब परंपरा को जरूर जीवित रखनी चाहिए, क्योंकि परंपरा ही भारतवर्ष का प्राण है। अगर परंपरा मरी तो समझ लीजिए भारतवर्ष की आत्मा मर जाएगी।
तो मैं क्या कहूँ, किन शब्दों में कहूँ, और इससे जागृति आए। मैं तो समाज के प्रत्येक बच्चे से, नौजवान से, बुजुर्गों से आग्रह करता हूँ कि वो परंपरा जो हमारे बरसों की परंपरा है, अतीत की परंपरा है, उसे निश्चित कायम रखें और संगीत को होली के माध्यम से और रंगारंग बनावें। और आइए आपको एक भजन में एक होली सुना रहा हूँ, बड़ा भगवान का ये भजन है। भरी फागुन श्याम खेले होली, भरी फागुन श्याम खेले होली, भरी फागुन। किन कर हाथ कनक पिचकारी, किन कर हाथ कनक पिचकारी, किन कर हाथ अबीर झोरी, भरी फागुन श्याम खेलत होरी, भरी फागुन। श्याम जी के हाथ कनक पिचकारी, श्याम जी के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ अबीर झोरी, भरी फागुन श्याम खेलत होरी, भरी फागुन। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बहुत सुंदर पंडित जी। कहा जाता है कि कला को दबाया नहीं जा सकता है, जिसके अंदर कला कूट कूट के भरी रहती है वो कहीं से न कहीं प्रदर्शन करके ही रहते हैं। पंडित जी लगातार होली में या रामनवमी में अपने क्षेत्र में भजन कीर्तन गाते आ रहे हैं और इसी को लेकर के आज इनके अंदर जागृति हुई कि एक भजन हम भी आज स्टूडियो में दर्शकों को सुनाया। बहुत बढ़िया भजन आप गाए पंडित जी। अब पंडित जी एक अभी युवाओं में जोश आ रहा है, युवा लोग एक पिक्चर देखने के लिए बहुत ललायित हो रहे हैं। पिक्चर का नाम है द कश्मीरी फाइल। क्या है उस पिक्चर की कहानी, क्यों लोग देखना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे इसके विषय में, कश्मीर में क्या घटना घटी थी? देखिए मंटू जी, ये कश्मीर फाइल्स के बारे में जब बच्चे चर्चा करते हैं तो मेरी आंखों में आंसू भर आता है। मैं उस स्थिति को 1990 में देखा है। उस समय मेरे पास टीवी तो नहीं था, लेकिन पेपर को मैं प्रतिदिन पढ़ता था। वो जो दर्द है उसका बयान नहीं किया जा सकता। और मैंने कोई बड़ा मंच तो मुझे नहीं मिला उनके दर्द को दिखाने के लिए, लेकिन मैंने अपने मुख से हजारों बार बुद्धिजीवियों के बीच में कहीं सभा हो रहा हो, उस जगह पर मैंने उस कश्मीर की व्यथा को जरूर बोला हो। ऐसी भी मानवता उससे शर्मसार हो गई थी। और उस दुख को आज तक ढक कर रखा गया, उसको, उस पर्दे को आज तक उठाया नहीं गया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ इनके प्रोड्यूसर को, विवेक अग्निहोत्री जी को। मैं धन्यवाद देता हूँ अनुपम खेर जी को। मैं धन्यवाद देता हूँ सुधीर चौधरी जी को, और भी जितने भी चैनल वाले हैं मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इस भारत भूमि में इतने बड़े अत्याचार को आपने पर्दे पर लाने का कोशिश किया। आप जानते हैं मंटू जी, ये जो घटना हुई है उसके विरुद्ध एक भी FIR कश्मीर में नहीं हुआ, तत्कालीन सरकार ने होने नहीं दिया। इससे बड़ी और विडंबना हो सकती है? तो सच्चाई को दबाए रखा, सच्चाई को आज तक दबाए रखा। ये दूसरा बड़ा काल का गाल बनकर कश्मीर 1990 में हजारों लोगों को मरने से मजबूर कर दिया और शेष लोग वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। और आज 30 वर्षों से वो बेचारे खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। कैसी स्थिति होगी अपनी घर को छोड़ने के बाद कश्मीरियों के साथ, सिर्फ मजहब के आधार पर, सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाकर, जिहादी बनकर इनके बच्चे, कितनी बड़ी दुर्दशा हुई है। हमको लगता है कि इस फिल्म में भी 100% दिखाने की साहस नहीं हुई है। जितनी बड़ी जघन्य, जितने बड़े जघन्य कुकर्म वहाँ पर हुए हैं कश्मीरी पंडितों के साथ। तो मैं आज थोड़ी मुझे सुकून मिली है
कि कम से कम वो कुकर्म पर से पर्दा तो उठाने का किसी ने साहस किया है। मैं बधाई देता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने इस घटना के प्रति अपनी संवेदना देर से ही सही आज व्यक्त कर रहे हैं। मैं तो आग्रह करता हूं कि प्रत्येक भारतीय को इस फिल्म को देखना चाहिए और अंदाजा करना चाहिए कि क्या मैं भारतीय कहलाने लायक हूँ। पहला बार 1947 में देश का विभाजन के बाद सामूहिक नरसंहार हुआ लाखों में, और दूसरी बार बृहद षड्यंत्र करके 1990 में ये इतना बड़ा सामूहिक नरसंहार और देश से भगाने का साजिश हुआ। तो ये मैं किन शब्दों में इसकी निंदा करूं। मैं कहता हूं, मैं इतना ही आग्रह कर सकता हूं लोगों में से कि इसके लिए लोगों में चेतना आए और निश्चित इसका कोई समाधान, सुयोग्य समाधान निकाला जाए, तभी एक संवेदनशील लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। ये जो पिक्चर बना है पंडित जी, इसमें बॉलीवुड जो इसको प्रमोट कराने में समर्थन नहीं कर रही है, और एक टीवी चैनल का काफ़ी विख्यात चैनल है द कपिल शर्मा शो, वहाँ भी इस पिक्चर को प्रमोट करने से कपिल शर्मा के द्वारा मना कर दिया गया। क्या देखिए मंटू जी, ये तो चरित्र पर निर्भर करता है ना आदमी का, और भीतर हिम्मत होना चाहिए। व्यवसाय करने वाला हर चीज को जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखता हो, जिसमें उसका व्यवसाय ही नजर आता हो, वो क्यों आपको मदद करेगा। जिसमें संवेदना होगी, जिसमें सहिष्णुता होगी, जिसमें मानवता होगी, जिसमें दर्द होगा, जिसमें माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति संवेदना होगी, वो आगे आके आपको बोल सकता है कि नहीं ये बहुत बड़ी गलती है, इसको समाज के बीच लाना चाहिए। तो वैसे लोग कहाँ से आपको प्रमोट करें। आप धन्यवाद दीजिए सुधीर चौधरी जी को, धन्यवाद दीजिए, और कई लोग जो आगे बढ़ के उस समय भी विरोध किए थे 90 में भी, और आज भी कह रहे हैं कि इससे बड़ा कलंक का टीपा और भारत में दूसरा नहीं होता है, दूसरा कलंक का टीका। अभी बीजेपी का अधिकांश राज्यों में सरकार है, क्या इस पिक्चर को टैक्स मुक्त करना चाहिए? मैं कहता हूं कि रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, और भारत नहीं विश्व का जो सर्वोच्च सम्मान है फिल्म जगत में, वो इन अभिनेताओं को, निर्देशकों को, निर्माताओं को मिलनी चाहिए, जिन्हों अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड मिलने से उनको महसूस होगा कि मैंने जो कर्म किया है, मैंने जो काम किया है, वो सत्य पर आधारित है, इसलिए यह इसका प्रतिफल मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसको तो हथेली पर रखना चाहिए पूरे देश को, नेताओं को, बड़े बड़े अधिकारियों को, समाज सेवियों को, पूरे देशभक्तों को इसके लिए आगे आके उनको सम्मानित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज जी, आप क्या लास्ट में हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आप एक बहुत कश्मीर फाइल के बारे में बोले, बड़ा सराहनीय बात है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, सभी तो संपूर्ण समाज से कहूँगा कि ये जो कलंक का टीका लगा है, इसको धोने के लिए एक छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे। आप लोग सिनेमा हॉल में जा करके कम से कम इस फिल्म को देखें। जरूर। इसको देखने से ही हम अपने तरफ से कुछ न कुछ सहयोग कर सकते हैं उन कलाकारों को जिसने हिम्मत रख करके इस कलाकारी की है। और कहने का मतलब है कि संपूर्ण समाज को हम धन्यवाद देते हैं। इस होली पर्व का बहुत बहुत बधाई है सभी को। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को पहले होली में लोग नशा का सेवन करते हैं, मुझसे समाज को पहले सबसे पहला अगर आगे ले जाना है तो सबसे पहले समाज को नशा मुक्त करना होगा। बिल्कुल, युवा ही कर्णधार होते हैं। जी, कहने का मतलब है कि होली पर्व में जो आज हम लोग वो उत्सव अब नहीं देख पाते हैं जो हम लोग कभी बचपन में हम लोग जो किया करते थे, खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, रंग और गुलाल का तो ऐसा तो हम लोगों के पास नहीं होता था, लेकिन फिर भी हम लोग किस प्रकार से होली को मनाते थे। लेकिन आज जो है ना, अभी हमारे आचार्य जी कहे कि भजन के माध्यम से आज हम लोगों को मीडिया पर बैठ करके भजन गाना पड़ रहा है। समझ जाएं कि हम लोग क्या हम लोग के पास नहीं है क्या, सभी साजो सामान है, परंतु नशा बीच में इतना बाधा है उसमें जो हम लोग खुले समाज में नहीं कर सकते। ये प्रतिष्ठित समाज बनना चाहिए
और प्रतिष्ठित समाज बनने से समाज का ही निर्माण नहीं, आपका भी निर्माण होगा, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, और जब व्यक्तित्व और समाज का निर्माण होगा तो देश का निर्माण होगा। इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ होली नहीं, अभी तो सभी पर्वों के लिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, युवा वर्गों से विशेष करके, कि आप लोग नशा मुक्त समाज को बनाइए। मेरा करबद्ध विनय है आप लोगों से, और इस बात का ध्यान रखें और अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? अंत में मैं कहना चाहूँगा मंटू जी कि हमारे मास्टर साहब श्याम किशोर जी हमको बोले कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए कलेजा की ज़रूरत है, हिम्मत की आवश्यकता है, देखा ही नहीं जाता है। तो अंदाज़ा लगाइए, इस शुभ होली के अवसर पर मैं इतना लोगों से आग्रह करूँगा कि किसी भी संप्रदाय के लोगों के साथ, किसी भी मजहब के लोगों के साथ कभी ऐसा दुर्व्यवहार सोचे भी नहीं, और करने वाले को ऐसा दंडित करें कि दोबारा वो साहस नहीं करे समाज में इस तरह के घोर कुकर्म करने का। मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करता हूं कि ऐसे कुकर्मियों को चिन्हित करें और समाज की ओर से उसको दंड दें, और देश को, भारत देश जो सोने की चिड़िया है, भारत देश जो विश्व गुरु बनने की पूरी क्षमता है और बनने ही वाला है, उसमें उसको प्रतिस्थापित करने में अपनी भूमिका अदा करें और अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करें। मैं समस्त देशवासियों को, बरकट्ठा वासियों को, बरकट्ठा विधानसभा के वासियों को, कोडरमा लोकसभा के वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ आचार्य मनोज पांडे और रविंद्र पांडे जी आचार्य। इन्होंने होलिका दहन कब मनाना है, होली कब मनाना है, इन्होंने बतलाए, बहुत अच्छा तरीके से बतलाए हैं। और इन लोगों ने युवाओं से खास करके अपील किया है कि ये होली जो त्यौहार है इसे शांतिपूर्वक मनाना है, नशा का सेवन नहीं करना है। और खास करके युवा लोग से अपील किया गया है, ये जो पिक्चर आ रहा है द कश्मीर फाइल, एक बार इसे अवश्य देखें, और जो सामर्थ्य हैं, जो उनका आर्थिक स्थिति मजबूत है, दूसरे लोगों को भी